वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इनिशियली ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था। कौन? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आज हम इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स का डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स कैसे? जैसे बायर, सेलर, गुड्स। अब ये टर्म हमने नॉर्मली डे लाइफ में सुनी होगी कि बायर क्या होता है, बट एक बार इन्हें लीगल फॉर्म में क्या है, बायर की डेफिनेशन क्या है, लीगल टर्म क्या है, उसे समझेंगे। स्टार्ट करते हैं बायर से। बायर हमारा किस सेक्शन में डिफाइंड है? फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा बायर कहां डिफाइंड है, किस सेक्शन में डिफाइंड है। बायर डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बायर क्या कहता है? द डेफिनेशन ऑफ द बायर इज स्टेटेड अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। इट डिफाइंस बायर as a person who either buys or agree to buy certain commodities। बायर कौन होता है? वो पर्सन होता है, वो व्यक्ति होता है जो कोई भी प्रोडक्ट कमोडिटी को परचेज कर रहा हो या एग्री हो परचेज करने के। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द बायर इज द वन ऑफ द पार्टी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। एक सेल के कॉन्ट्रैक्ट में बायर क्या है? एक पार्टी कहलाता है। क्योंकि देखिए हमें पता है नॉर्मली सेल क्या होती है कि एक पर्सन ने परचेज करेगा, एक दूसरा पर्सन सेल करता है। तो एक सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जो दूसरी पार्टी होती है, एक पार्टी कौन सी होती है? होती है बायर। बायर हमने समझ लिया वो पर्सन या तो वो एग्री हो परचेज करने के लिए कोई भी सर्टेन कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट, या वो परचेज कर रहा हो। अब सेलर क्या है? सेलर डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ द एक्ट। अ पर्सन हु either sells or agrees to sell particular commodity under section 2 subsection 13। तो सेलर में क्या कहा? वो पर्सन जो क्या कर रहा हो? बेच रहा हो या एग्री हो बेचने के लिए एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, उसे हम पर्सन को क्या कहेंगे? सेलर कहेंगे। द सेलर बिकम्स द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने क्या कहा था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक पार्टी तो क्या होगी? बायर होगी, और जो दूसरी पार्टी है वो क्या है? सेलर। द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द पार्टीज दैट द बायर एंड द सेलर must be there to enter into a contract of sale। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए दोनों ही पार्टी कौन सी? बायर एंड सेलर क्या है? नेसेसरी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। गुड्स। अब गुड्स क्या होता है? कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर गुड्स मतलब कोई भी चीज हो गई वो गुड्स हो गया। देखिए आज की डेफिनेशन में जो हम आज पढ़ेंगे डेफिनेशन में, उससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा कि गुड्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। फर्स्टली गुड्स हमारा कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट, गुड्स इंक्लूड एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारी गुड्स कहलाती है। एक्सेप्शन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, इन सबके एक्सेप्शन के सिवा कोई भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है? जो एक प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम? मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो भी थिंग्स हमारी अटैच्ड है अर्थ से, वो क्या है? हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हमने चीज बोली थी जब ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, टिम्बर्स। सर आपका कहने का मतलब है कोई भी ट्री वो भी हमारी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तो वो हमारे गुड्स नहीं बन सकते। देखिए यहां एक्सेप्शन किस तरीके से है, एक बार समझते हैं। कोई भी ट्री है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट जब उसे अर्थ से जो अटैच है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। जब हम उसे अर्थ से हटा देंगे, मतलब उस पेड़ को, उस ट्री को हम काट देंगे, तब वो हमारा क्या हो जाएगा? गुड्स में। लाइक हम कहते हैं वुड हो जाता है। तो ऐसी चीज जैसे क्रॉप्स है, जैसे हमने एक फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, वीट की खेती है, तो वो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी? क्या वो सिर्फ गुड्स में नहीं होती? बाकी गेहूं गुड्स नहीं होता? जब उसे हमने अलग कर दिया, अर्थ से अटैच था, जो वीट का क्रॉप थी वो अर्थ से अटैच थी, जब हमने वो फसल काट दी, गेहूं अलग कर लिया, तो वो क्या हो गया? फिर वो गुड्स में हो जाता है। ठीक है, होपफुली आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका हो कि सर जब अर्थ से अटैच है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट हम उसे अटैचमेंट को हटा देते हैं, मतलब उस क्रॉप को काट दिया या उस ट्री को काट दिया, उसके बाद वो क्या हो जाती है? मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती है और फिर वो गुड्स कंसीडर करी जाती है। वीट का एग्जांपल सबसे बेस्ट है इसके लिए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ गुड। अब देखते हैं कितने तरीके के गुड्स होते हैं। गुड्स हमें पता चल गया, कोई भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, ग्रास, ग्रोइंग टिम्बर्स, लाइक दैट।
एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है? देखिए वर्ड से समझ आ रहा है हमें एग्जिस्ट, कि वो एट द टाइम ऑफ सेल एग्जिस्ट है, मतलब फिजिकली प्रेजेंट है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं। इफ द गुड्स आर फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो गुड क्या है? फिजिकली प्रेजेंट है, and are in the legal possession or owned by the seller during the formulation of the contract of sale। मतलब जो हमारी सेल की प्रोसेस है, फॉर्मुलेशन है, उस टाइम उस सेलर पे उसका क्या है? लीगल पोजीशन है। ठीक, इज रिफर्स टू एज हमारा एग्जिस्टिंग गुड कहलाता है। अब इसे एक थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। भाई मुझे अपनी घड़ी बेचनी है, मैं बेचने गया मार्केट में, तो मेरे पे क्या है? एट द टाइम ऑफ सेल उसकी क्या है? फिजिकली प्रेजेंट है। मेरे पे वॉच क्या है? फिजिकली प्रेजेंट है। मेरे पे उसका क्या है? लीगल पोजीशन है। ठीक, तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे? बिल्कुल से एग्जिस्टिंग गुड। द एग्जिस्टिंग गुड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्पेसिफिक गुड। अब स्पेसिफिक गुड से आपको समझ आ रहा होगा कि स्पेसिफिक है। किस सेक्शन में डिफाइंड है हमारा स्पेसिफिक गुड? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। Referring to this section, the goods are that are specially identified and agreed upon to be transferred at the time of formation of the contract are called specific good। क्या है कि हमने specific good क्या है कि यार आज हमने जो वो good क्या कर रखा है? स्पेसिफाई कर रखा है। मार्केट जाएंगे हम, ये तो यही गुड परचेज करेंगे। और समझते हैं एग्जांपल से, इलिस्ट्रेशन से। ए वांट्स टू सेल हिज HP लैपटॉप for a particular model and advertises the sale। क्या करना है? ए चाहता है कि मैं अपना एक HP का लैपटॉप है, उसका जो पर्टिकुलर जो भी मॉडल है उसे सेल करना चाहता है। बी एग्रीज टू परचेज द लैपटॉप, बोथ एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हियर द लैपटॉप इज स्पेसिफिक गुड। क्या है यहां? क्या है? लैपटॉप। वो क्या हो गया? एक स्पेसिफिक गुड हो गया। तो यहां स्पेसिफिक गुड क्या कहते हैं? एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है। वही आज पापा ने कहा कि बेटा आप चलो मार्केट में, आप क्या परचेज करना चाहोगे? तो मैंने कहा पापा मुझे ना चॉकलेट खानी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो यहां चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक क्या हो गया? यहां बिल्कुल सही एक स्पेसिफिक गुड हो गया। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? फर्स्टली सेक्शन किस सेक्शन में डिवाइड? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में। द गुड्स व्हिच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एंड टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड or acquired by the seller after entering into the contract of sales are considered as future goods। अब ये गुड्स क्या हो गए? भाई मेरे पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आया, लाइक मेरे पे आया, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा हूं, या मेरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, या मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मुझे कहा कि आप मेरे लिए 100 टी-शर्ट बनाइए, तो मेरे पे क्लॉथ तो होगा मगर टी-शर्ट नहीं होगी। जब ये फ्यूचर गुड्स कौन से हो गए? जब मेरे पे कॉन्ट्रैक्ट आया, जब मुझ पे बायर आया, उसने मुझे कहा कि मेरे लिए 100 टी-शर्ट रेडी करो या 1000 टी-शर्ट रेडी करो, तो तब मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी और तब उन टी-शर्ट्स को बनाया और उस बायर को सेल किया। तो ये सारे गुड्स ऐसे गुड्स क्या होते हैं? फ्यूचर गुड्स होते हैं, जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हैं, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, फिजिकली अभी प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर में जाके वो गुड्स उन्हें बायर को मिल जाएंगे। It must be noted that there can only be an agreement to sell contract, as there can be no actual sale in respect of future goods. This is defined under section 2 subsection 6 of the Sale of Goods Act। Come to the next slide। Contingent goods firstly defined किस section में? section 6 subsection 2। According to this section, the sale of certain goods which depend upon happening or non-happening of certain events is termed as the contingent goods। For instance, A has agreed to sell B certain goods at the time of particular date in the form of receive the goods from the manufacturer before the said date। This agreement is based on contingent, hence such goods are called contingent goods। अब contingent goods कौन से होते हैं? जो जिनकी डिपेंड किस पे है? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स पे, कि वो इवेंट आगे फ्यूचर में इवेंट होगा या नहीं होगा, उस इवेंट पे डिपेंड है। इसके बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, जैसे हम समझते हैं भाई मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा ये मेरी मशीन में ये वाला ऑयल डलता है सर, ये 1 महीने से ऑयल आ नहीं रहा, मेरी शिप में मैंने ऑर्डर दे रखा है, अगर शिप 1 महीने के अंदर अंदर आ गई तो सर मैं आपको 2 महीने में ऑर्डर दे दूंगा। तो ये चीज क्या हुई? हमारे फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड है। अगर शिप आई, मेरी मशीन पे वो ऑयल गया, तो मैं ये प्रोडक्ट बना के दूंगा। अगर वो शिप नहीं आई और ऑयल मुझे नहीं मिला तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गए? कॉन्टिजेंट गुड्स हो गए।
ऐसे गुड जिनकी जो सेल होती है डिपेंड करती है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे, कि हमारी अगर ये चीज हुई तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, अगर ये चीज नहीं हुई तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। होपफुली आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी गुड्स के टाइप से क्लियर हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी ऐसे वीडियोस है, कोई टॉपिक्स हैं जो रह गए और आपको नीड है, तो मेरा इंस्टा अकाउंट शुभम डोभाल 222 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मुझे डीएम करिए। और ये सारे नोट्स जिन स्टूडेंट्स को चाहिए, नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है लॉ कक्षा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां जाके मुझे ज्वाइन करिए। थैंक यू।